नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में शौर्य गाथा में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 15 अगस्त आज़ादी का दिन, लेकिन इस दिन की असली ताकत सिर्फ लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने में नहीं, बल्कि उन आंखों में है जो सीमा पर चौकस है, उन हथियारों में है जो दुश्मन की तरफ तने खड़े हैं, और उन कहानियों में है जो हर भारतीय के सीने को गर्व से भर देती है। आज हम आपको सुनाएंगे कुछ अनसुनी कहानियां उनसे जिन्होंने बॉर्डर पर खड़े होकर न केवल दुश्मनों से लोहा लिया, बल्कि अपनी जाबाजी से उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया। भारत माता के वीर जवानों की कहानी में जज्बा और बलिदान का, और वो जवाब जो दुश्मनों को उन्हीं की जुबान में दिया गया। यह है कहानियां उन सपूतों की। भारत के इन वीर सपूतों ने गोलियों की बारिश में भी तिरंगे नहीं दिया, जिन्होंने मौत को आंखों में देखकर भी कहा, तू जो कर सकती है कर ले, लेकिन मेरा हिंदुस्तान जिंदा था और जिंदा रहेगा। देश को आजाद कराने के लिए जो जो लड़ाइयां लड़ी गई, उनका इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि इन वीरों के सीनों में दर्ज है। 1957 की पहली क्रांति से लेकर 1947 की आजादी, और फिर 1965, 1971 कारगिल युद्ध, हर मोर्चे पर भारत के जवानों ने, हमारे जाबाजों ने अपनी जान देकर यह साबित कर दिखाया कि ये वो तिरंगा है जो कभी झुक नहीं सकता। हम कभी झुकने ही नहीं देंगे। तो आज मौका है, दस्तूर है आजादी के मतवालों को याद करने का, उनकी कुर्बानियों को सलाम करने का। तो चलिए बिना देर किए करते हैं स्वागत हमारे आज के खास मेहमानों। हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ इस समय ग्रुप कैप्टन नाथ साहब भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार, पूर्व युद्धपोत है, ये भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और कैप्टन आई सिंह साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजय कुलकर्णी जी आप ही के साथ। 1947 से लेकर 2025, यानी कि आजादी से लेकर अमृत काल का कि कालखंड किस तरह से देख रहे हैं आप, कैसे याद करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सबको। एक तो इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं, और ये आज़ादी का दिन जो है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 1956 में पैदा हुआ, तो 1956 से लेकर के आज तक जो कुछ हमने देखा, और ख़ासकर जो हमने चेंजेस देखे अपने भारत के अंदर, वो बहुत मैं कहूँगा प्रशंसनीय है। क्यों मैं ये कहता हूँ? क्योंकि मैंने दिल्ली में ही बड़ा हुआ, दिल्ली में ही देखा मैंने कि किस तरीके से हम लोग रहते थे, और बीच में कैसे काल गुजरा, और आज हम किस तरीके से एक समृद्ध भारत की ओर देख रहे हैं। किस प्रकार से मैंने खुद तकरीबन 10 साल टेलीफोन लेने के लिए अप्लाई किया, स्कूटर लेने के लिए 8 से 10 साल लगते थे, गाड़ी के लिए कम से कम 7-8 साल लगते थे। अब हम देखते हैं कि मोबाइल हर एक के पास है, मोटरसाइकिलें तकरीबन सबके पास हैं, गाड़ियां हैं, रास्ते पे इतना ट्रैफिक जैम है कि मुश्किल होता है गाड़ियां चलाना। तो ये दिखाता है कि भारत क्या था आज़ादी के वक्त, और किस प्रकार से धीरे धीरे करके ऐसे अब आज मुकाम पर जा पहुंचा है कि पूरे विश्व की चौथी आर्थिक जो मजबूती है वो आज भारत की ओर पूरा विश्व देख रहा है। और ये कारण हम सब की मेहनत, एक मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल विल, दूसरा एक जो इच्छा शक्ति जो है वो हम लोगों में जो देखी भारतीयों में वो ज़बरदस्त है, और वो इच्छा शक्ति दिखती है, चाहे वो मिलिट्री फील्ड में हो, या टेक्नोलॉजी में हो, या डिप्लोमेसी में हो, हर एक इसमें जो देखने को मिलता है। तब पता चलता है ये भारत कहाँ पे था, भारत कहाँ पे है, और उम्मीद कर सकते हैं कि विश्व में भारत तीसरे मकाम पर जा पहुँचेगा, जहाँ पे सब कोई देखेंगे, और पूरे विश्व में भारत की ओर सबकी नज़रें उठी हुई हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को गाइड कर सकता है, आगे ले जा सकता है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। बिल्कुल, हम सबको गर्व है कि हम भारतीय हैं। मैं लौटूंगी आपके पास सर, और आगे आपके संघर्ष की गाथा को भी मैं आप ही की जुबानी जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले देवनाथ साहब, आप इस सफ़र को किस तरह से देखते हैं? आपके लिए कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ बदला है भारत के लिए? बहुत कुछ बदला है। 50 के दशक में मुझे याद है कि हम भारत में अमेरिका से गेहूं आयात करते थे PL 480 के तहत।
मुझे वो भी भारत याद है जब हमें स्टील भी बाहर से आयात करना पड़ा था। हमें वो भी दौर याद है जब मोटरसाइकिल, स्कूटर, इसके जो इंजन हैं या छोटी छोटी कार, ये भी हम भारत में बनाने से थोड़ा पीछे चल रहे थे। उनके इंजन और जो गियर बॉक्स से बाहर से मंगाना पड़ता था। उस जगह से शुरुआत करते हुए आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि भारत अंतरिक्ष में स्पेस यान, अब हम गगनयान भेजने वाले हैं। PSLV मिसाइल बना ली है, GSLV बना ली है, चंद्रयान बना लिया है, बहुत जल्दी ही हम मंगलयान बनाने वाले हैं। तो कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। अगर मैं फौज की बात करूं तो एक जमाना ऐसा था आज़ादी के बाद जब हमारी एयरफोर्स में प्रोपेलर ड्रिवन फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, वहां से बढ़ते बढ़ते हम लोग जेट इंजन वाले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने लगे हैं। और आज की तारीख में मैं गर्व से कहता हूं कि भारत की वायुसेना दुनिया में चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। आज हमारे पास मिराज 2000 है, रफाल है। बहुत जल्दी ही भारत में निर्मित तेजस विमान को हम ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं और तेजस 1A निकलने वाला है, जिसकी की तुलना दुनिया के बेहतरीन फाइटर विमान से होती है। कहां देश पहुंच गया है। आज हम देश में अटैक हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, आज देश में हम फाइटर विमान बना रहे हैं, देश में हम ट्रांसपोर्ट विमान बना रहे हैं। C295 गुजरात में जो डिफेंस कॉरिडोर बना है, वहां से पिछले महीने ही पास आउट होकर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया है। इंडियन नेवी की बात करें तो फ्रिगेट्स, अभी हम INS उदयगिरी, INS हिमगिरी को कमीशन कर रहे हैं। दुनिया में सिर्फ 7 मुल्क ऐसे हैं जो कि अपने यहाँ एक फ्रिगेट या एक डिस्ट्रॉय क्लास की शिप को बना सकते हैं। इंडियन आर्मी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। K9 वज्रा हम हमारे यहाँ बना रहे हैं, अर्जुन टैंक हम हमारे यहाँ बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब जो जॉइंट स्पेस कमांड बनने वाला है, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, DRDO और इसरो मिलकर भारत को दुनिया का महान देश बनाने के लिए अग्रसर हैं। एक बार फिर से यानी भारत उसी रास्ते पर, यानी सोने की चिड़िया बनने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। मैं आगे बढ़ूंगी, चर्चा को आगे ले जाना चाहूंगी। अब श्याम कुमार जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ चुनौतियां जो हम लोगों ने झेली, न सिर्फ झेली बल्कि उनको ओवरकम करते हुए देखिए विश्व गुरु बनने की तरफ तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद शिल्पा जी। जय हिंद, सनमो वर्ण। 79वीं हमारी स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं आज। पूरे देश को आपके चैनल की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं। नया भारत है, गतिमान भारत है, शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है और हम सब इसे देख रहे हैं कि ये भारत वहां जा रहा है जहां किसी ने सोचा नहीं था। 3 शक्तियां जो इसे प्रभावित करती हैं और जो मैं मानता हूं, जो इसकी जो अपनी इकोनॉमी है, जो इसकी ताकत, जो हम चौथे पायदान पे हैं, और उसके बाद हमारी मिलिट्री जो एक बड़े अच्छे मुकाम पर लगातार पैगाम दे रही है पूरे विश्व को। भारतीय क्षेत्र में देखें, रीजनल स्टेबिलिटी में देखें, या दूर पैसिफिक तक जाकर, या अफ्रीकन कोस्ट तक जाकर, या हम अटलांटिक तक जाकर अपनी बातें कर रहे हैं। ध्वनि वहां तक सुनाई दे रही है। और तीसरी बात, हमारी सॉफ्ट पावर, हमारी सभ्यता और संस्कृति, जिसके माध्यम से भारत जाना जाता रहा है। और उसी कारण से ये दोनों जो हमारे पहले जो हमारे पिलर्स हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। क्योंकि बाकी देश शायद इकोनॉमी में ग्रो कर जाएं, जैसे चाइना, या बाकी देश अपने को सुपर पावर मान लें, लेकिन उनके पास ये तीसरी कैपेबिलिटी की कमी है जो हम में है, जो हमें सबसे आगे विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की जगह देती है। और हम उस सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। स्वावलंबन भारत की बात करें, या आत्मनिर्भर भारत की बात करें, या अपने देश के युवाओं को जागरूक बनाना, ये स्टार्टअप्स, ये MSME, ये जो नए जो ट्रिगर्स एक्शंस हैं, ये देश को एक नई जागृति दे रहे हैं। और वो जागृति पहले भी हमने देखी थी और अब हम ज्यादा देख रहे हैं। और हम अगर बात करें अपने लोगों को जोड़कर रखने की, सौहार्दता की, और एक तरह से कम्युनिटी लिविंग की बात करें, तो भारत आज एक तरह से एकजुट है और किसी भी बाहरी आक्रमण को एकजुट होकर, तैयार होकर मुंहतोड़ जवाब देता है। ये हमने फिलहाल कुछ दिनों ही पहले ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। हमने कई ऑपरेशंस किए हैं। हमने 48 के बाद से लगातार अभी तक कई सारे ऑपरेशंस किए हैं। करीब करीब सभी ऑपरेशंस में दुश्मनों को हमने
मुंह की खानी पड़ी है और हमने उनको धूल चटाया है और आगे भी हम ऐसा करेंगे। ये हमारा अपना तरीका है, लेकिन हम तरीके से लड़ते हैं, हम सभ्यता से लड़ते हैं, हम शांति से लड़ते हैं, हम सबको मिला जुला कर पहले समझाते हैं, अपने पहलू में लेते हैं पूरे विश्व को और फिर आगे बढ़ते हैं, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में फिर से देखा था। आप टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की बात करें, मैं नौसेना से आता हूं। नौसेना स्वावलंबन भारत का एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। सबसे पहले इंडिजनाइजेशन जो हुए तीनों सेनाओं में, वो नौसेना में हुए और वो अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा आज के दिन में हमारे जो पोर्ट्स हैं, हमारे जो शिप बिल्डिंग कारखाने हैं, उन्होंने ऐसी कुछ कामयाबी हासिल की है कि अब जो हमारा जो तुशील और तमाल जो रशिया से हमने लास्ट दो शिप खरीदा, इसके बाद से हम कोई भी शिप अब बाहर के शिपयार्ड से नहीं खरीदेंगे। अब सारे के सारे हमारे शिप इंडिया में बन रहे हैं और वो सब के सब INS विक्रांत हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे वो सबमरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ बनती है INS अरिहंत हो, अरिघट हो और अरिधमन, जिसकी ध्वनि कुछ दिनों में हम सुनने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने खुद जाकर अरिहंत को देश को समर्पित किया था। प्रधानमंत्री ने खुद जाकर INS विक्रांत को देश को समर्पित किया था। हम इलीट क्लब में हैं कुछ देशों के जो न्यूक्लियर ट्रायड बना चुके हैं। हमें अपनी जो आणविक शक्ति है वो सेना, नौसेना और वायुसेना से हम उसको यूज कर सकते हैं। हम थर्ड जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी हमने थर्ड आयाम हासिल किया है सबमरीन से। अदृश्य शक्तियों के साथ नेवी लगातार अपना काम कर रही है। कई सारी चीजें हम आपसे बात करेंगे आज और आप सबको जानकर खुशी होगी कि हम उस जगह पर हैं जहां विश्व गुरु का सपना दूर नहीं। जाहिर तौर पर उसमें अब ज्यादा दिन बाकी बचे नहीं हैं। कैप्टन आई सिंह साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस सफर को? साथ ही साथ क्या आज का आजाद भारत वही भारत है जिसकी परिकल्पना हमारे पुरखों ने की, जिस आजाद भारत के लिए हमारे पुरखों ने अपनी तमाम कुर्बानियां दी? बिल्कुल, हमारे भारत के आज जिस तरह से हमारा भारत उभर के आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी सैन्य शक्ति हो, हमारी शिक्षा हो, हमारी स्वास्थ्य सेवा हो, हमारे जिस भी क्षेत्र में आप देखिए भारत ने जिस तरह से अपना विकास किया है वो काबिले तारीफ है। और 2014 के बाद जिस तरह से भारत का विकास हुआ है उसको तो ये कहते हैं कि कोई स्पीड ही नहीं है, अनलिमिटेड चल रहा है। पहले भी अगर इस तरह से अगर जो आज 2014 के बाद जो 11 साल में भारत ने जिस तरह से विकसित अपने आप को बनाया है, विदेश के साथ जितने अच्छे संबंध बनाए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले के नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जिनको अभी तक 26 मुल्कों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान जो होता है उससे नवाजा है। तो इससे पता चलता है कि भारत हमारा कितना आगे एडवांस बढ़ चुका है। अभी जो सेना की बात हुई, हमारे दोनों ही सीनियर अफसर साहब बैठे हैं और उन्होंने पूरा समझाया, तो बिल्कुल सही बात है कि आज हमारी सेना भी कहीं से कहीं कमजोर नहीं है, क्योंकि हम भी उसी सेना से जुड़े रहे हैं। तो सेना की जो आज स्थिति जो एक उभर के आई है, आज जिस तरह के पास हमारे पास वेपन सेना पे आए हैं, वो शायद पहले कमियां थी। पहले की सरकारें शायद इस हिसाब से नहीं सोचती थी कि जिस देश की सेना सर्वशक्तिमान है वो देश किसी से कमजोर नहीं होता, उससे कोई आंख नहीं दिखा सकता। मगर इस बात को 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी जब आए, उन्होंने इस बात को समझा कि जिस देश की सेना ताकतवर है वो ही देश हर चीज में आगे है। तो आज हमारी सेना को उन्होंने हर तरह से मजबूत किया है। आप देखिए जैसे अभी हमारे सीनियर दोनों खड़े हैं, उन्होंने जिस तरह से पूरा डिटेल बताई कि हमारे यहाँ अर्जुन टैंक बन रहे, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि हमारा जो तेजस है उसमें और नए जो है ना, उसमें कुछ ऐसे सुझाए जा रहे हैं कि जो दूसरों में नहीं है। और तेजस की मांग भारत तो उसको यूज करेगा ही, भारत के रनवे पे तो उतरेगा ही, मगर बहुत से देश उसको अभी से लेने के लिए कतारबंद हैं। तो इस तरह तेजस का श्याम साहब ने बताया कि नेवी के सारे जो है ना आज हमारे भारत में निर्मित हो रहे हैं। तो ये चीजें आज भारत को गौरवान्वित करती हैं और भारत आज तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी चीज को देखते हुए आज हमसे कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं किसी का खुल के नाम नहीं लूंगा, कि हमारी बढ़ती हुई ताकत, हमारे बढ़ते हुए देश को, विकसित भारत को देख के परेशान है और वो कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाना चाहते हैं। मगर हमारे देश का प्रधानमंत्री
बहुत सुलझा हुआ है। वो अपनी बात भी कह देता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता, और जब तक उसे पता चलता है तो वो इतना मुंह के बल गिर चुका होता है कि उठने का समय नहीं मिलता है। तो ये हमारा आज देश की ताकत है, और इसी तरह से देश आगे बढ़ता रहेगा। इसी तरह से देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा भारत आगे बढ़ता रहेगा। कान खोल के सुन ले ये पूरी दुनिया। कुलकर्णी साहब, ऐसे में देखिए, नए भारत की नई ताकत के साथ ये क्या नया संदेश हम दुनिया को देने जा रहे हैं, और खास तौर पर दुश्मन देशों को, वो किस मुगालते में है? शिल्पा जी, इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा देश होगा जिसने अपने पड़ोसी दुश्मन देश को 90 घंटे के अंदर घुटने पे टिका दी। 90 घंटे के अंदर कोई सोच नहीं सकता था। पाकिस्तान ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। और आप देख रहे हैं कि उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किस प्रकार से बार बार अमेरिका के चक्कर काट रहा है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है। ये साफ दर्शाता है कि भारत जो है ऐसे मकाम पर जा पहुंचा है जहां इच्छा शक्ति है, वहां करने की हिम्मत है, दिखलाने की हिम्मत है। हम वार नहीं करते हैं किसी पे पहले, लेकिन अगर वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो उसको सुधारना फिर हमारी जरूरत पड़ती है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से चीन गलवान के बाद उसने सोचा होगा कि ये भारत 1962 का भारत है। 1962 का भारत नहीं है, भारत बहुत आगे चला गया है। और यही कारण है कि पूरे विश्व भर में आज भारत, जब हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के लिए भारत के ऊपर तरफ देखते हैं। हमारी इच्छा शक्ति को देख आपने देखा कोविड में किस प्रकार से कितने देशों में हमने वैक्सीन भेजे, और सारे देश, ऐसा कौन सा देश का प्रधानमंत्री होगा जो दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पांव पड़ेगा। ये दर्शाता है, इसलिए नहीं, उसको उस देश के प्रति कितना प्रेम, कितना प्यार, और कहने के लिए कि हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें कोविड वैक्सीन भेजे और हमारी जनता को आपने बचाया। तो ये जो हो रहा है ये साफ दर्शाता है क्यों भारत के पीछे अभी हम देख रहे हैं कि लोग जिस प्रकार से बातें करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि जो पेड़ के ऊपर फल होते हैं उसी को पत्थर मारते हैं। तो यही कारण, भारत आगे है। भारत में जो इच्छा शक्ति है, चाहे टेक्नोलॉजी के इसमें आप देखिएगा कैसे कितने देश हैं जिनके सैटेलाइट्स हैं, हमारे सैटेलाइट्स हैं। हमें सब मालूम है कि पूरे विश्व में, पूरे ज़मीन में क्या हो रहा है। आँख होने के कारण, आँख और कान होना बहुत ज़रूरी है। साइबर में देख लीजिएगा, स्पेस में देख लीजिएगा, डीआरडीओ में देखिएगा, आप स्टार्टअप्स में देखिएगा। दोनों डिफेंस कॉरिडोर, जैसे एक अपना यूपी का डिफेंस कॉरिडोर जो लखनऊ से जा रहा है, दूसरा मद्रास का कॉरिडोर देखिएगा, किस प्रकार से हम अपना बना, जो हम पहले तकरीबन इंपोर्ट करते थे, आज की तारीख में 75 से 80% डिफेंस का प्रोक्योरमेंट भारत के अंदर होता है। एक वक्त हम इंपोर्ट करते थे, आज की तारीख में हम 10वें पायदान पर हैं एक्सपोर्ट पे। तो अब हम धीरे धीरे करके आयात निर्यात भी करें। तो ये जो धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत की शक्ति, और वो जो इच्छा शक्ति की बार बार बात करता हूँ, यही कारण है कि भारत ये तरफ अब सब कोई की निगाहें हैं, और खासकर उन देशों की जिनको लगता है कि भारत हमारा रोल मॉडल है। बिल्कुल रोल मॉडल है भारत। भारत की तरफ पूरी दुनिया की निगाहें इस समय टिकी हुई है, और बहुत तेज़ी के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए शायद हमारे दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो पा रही होगी, कुछ देशों को ये बात हजम नहीं हो पा रही है। ऐसे में कुलकर्णी साहब, आपके जीवन का एक लंबा संघर्ष आपने देश के नाम किया। कोई एक ऐसा ऑपरेशन, कोई एक ऐसा मिशन जो आपके दिल के बेहद करीब हो, उससे जुड़ी हुई कुछ यादें अगर आप साझा करना चाहें कुलकर्णी जी। देखिएगा, मैं आपको 1984 की बात बता सकता हूँ, जब हम लोग सियाचिन ग्लेशियर में गए और हम लोगों ने 13 अप्रैल 1984 को तिरंगा लहराया। तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम था, और जिस प्रकार से हम लोगों को इक्विप किया गया, जिस प्रकार से हम लोगों ने तैयारी की, उसके बाद जो मुशर्रफ जो पाकिस्तान का उस वक्त ब्रिगेडियर होता था, बाद में वो उनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और उनका राष्ट्रपति बना, तो उसने जिस प्रकार से लगातार सियाचिन ग्लेशियर में लड़ाइयाँ लड़ी, और हर एक इसमें मारा गया, हर एक इसमें हार पाई, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक कोई लड़ाई जीती नहीं और कोई इलेक्शन हारा नहीं। और उसको देखते हुए लगातार, और यही कारण था क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर को हमने जिस प्रकार से 1984 में पकड़ा,
मुशर्रफ ने कारगिल किया, ये सोच करके कि हिंदुस्तान अगर सियाचिन कर सकता है तो वो कारगिल करेगा और हिंदुस्तान को परेशानी में डालेगा। क्या हुआ, वहाँ पर भी वो मार खा गया और कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान का और विश्व भर में उसकी जो बेइज्जती हुई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम लगातार, मैं कहूँगा कि 77 से जब से मैं फौज में रहा और फिर मैं 2016 में रिटायर हुआ, जिस प्रकार से हमने फौज को बढ़ते हुए देखा है। हाँ। हर एक इसमें, चाहे मॉडर्नाइजेशन हो, इक्विपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खाना पीना हो, रहना हो, तनख्वाह हो, पेंशन हो, सब में मतलब लगातार बढ़ोतरी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं और जिस प्रकार से सरकार देश के जितने भी सैनिक हैं उनकी देखभाल करने की कोशिश कर रही है, ये क्या दर्शाता है कि अगर इफ यू आर मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग, only then can we be economically strong and we can be politically strong, और उसी से हम लोगों को पूरे विश्व भर में ख्याति मिलेगी और वो ख्याति के लिए हम सब जिम्मेवार। अब मैं यही कह सकता हूँ आपको शिल्पा, हाँ, हम लोग कहते हैं कि नया जनरेशन शायद उतना अच्छा नहीं है जितना पुराना जनरेशन, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगा नया जनरेशन जो है बहुत अच्छा है, हमसे अच्छा है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो और अच्छा करेगा। नए जोश के साथ, नए खून के साथ, नई तकनीक के साथ दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी पूरी तरह से तैयार है। दुश्मन देश एक बार फिर से इसे कान खोलकर जरूर सुन ले। देवनाथ साहब, अब आपके पास आते हुए आप भी अपना कोई अनुभव साझा करें। क्या कभी कोई ऐसा पल आया जब आपको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी देश के लिए? ऐसा कोई पल जो आपके दिल के बेहद करीब हो, और क्या डर लगा था उस समय? उस डर को आपने कैसे ओवरकम किया, जरा हमारे यूथ को बताएं। देखिए, मैं देश के भावी नौजवान पीढ़ियों को ये बताना चाहता हूँ कि वह फौजी पैदा नहीं हुआ जो कि डरे ना दुश्मन के सामने, लेकिन हमें ट्रेनिंग दी जाती है जब दुश्मन सामने हो डरो, लेकिन फिर सोचो कि अब दुश्मन को कैसे हमला करके उसको उसके देश के लिए शहीद करना है। मैं 1984 की वाकया कर रहा हूं, जैसे कि जनरल कुलकर्णी का अप्रैल की बात है 1984। मेरा स्क्वाड्रन डिप्लॉयड था श्रीनगर में, तब मैं नैट नाम का फाइटर विमान उड़ाता था, इंटरसेप्टर था। दर्शकों को याद दिला दूं, 18 स्क्वाड्रन एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेख को 1971 की लड़ाई में परमवीर चक्र मिला था, उसी यूनिट से, श्रीनगर से ही। इंटेलिजेंस की खबर आई कि हमारी फौज और पाकिस्तान की फौज सियाचिन ग्लेशियर में आमने सामने खड़ी है। खबर यह भी आई कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के मिग-19 विमान जो हैं, वहां गिलगित बोलकर उनका एयरबेस है, पीओके में स्कार्दू बोल के एक एयरबेस है, वहां से उड़कर वो आ रहे थे और हमारी पाकिस्तान की जो एयरफोर्स के फाइटर विमान थे, हमारी इंडियन आर्मी के जो पोस्ट थे सियाचिन के ऊपर, उसके ऊपर ऑर्बिट करते हैं और हमारी आर्मी के जो ट्रुप्स हैं वो ऊपर देख के देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स कुछ करे। तुरंत हुक्म आया कि इंडियन एयरफोर्स को वहां पर जाकर कॉम्बैट एयर पेट्रोल उड़ाना है। तो हम लोग थे श्रीनगर में, हम श्रीनगर से टेक ऑफ करते थे। मैंने भी 8 मिशंस किए। ये अप्रैल मई 1984 की बात है। इस मिशन के दौरान हम लोग जाते थे और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, ग्लेशियर भी 21,000 22,000 फीट तक उसकी जो चोटियां थी, तो हमें बोला गया कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर कॉम्बैट एयर पेट्रोल करो। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसे ही हम वहां पहुंचते थे तो पाकिस्तान का जो ग्राउंड बेस्ड रेडार है, जमीनी रेडार, वो हमको देख लेता था और वो अपने मिग-19 के पायलट्स को आदेश देता था कि तुरंत वहां से पीछे लौटाओ, भाग जाओ। तो कई बार हम वहां पहुंचते पहुंचते देखे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के मिग-19 जस्ट 20 किलोमीटर दूर हैं, 10 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन जब तक हम उनका पीछा करें तब तक वो अपनी टेरिटरी में चले जाते थे। हमें हुक्म दिया गया था कि एलओसी को क्रॉस करके उस तरफ नहीं जाना है। इसी तरह से एक और वाकया मुझे याद आता है 1987 में, ऑपरेशन ब्रास टैक्स। नाना वजह से हमारी आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने खड़ी हो गई। मेरा जो स्क्वाड्रन था, नंबर 10 स्क्वाड्रन, हमको डिप्लॉय कर दिया गया जैसलमेर में। मिग-23 उड़ाता था उस वक्त। हमें सारा वॉर प्लानिंग तैयार करना पड़ा। हमने अपने अपने एक एक जहाज पे 4-4 बॉम्ब्स और 32 रॉकेट, 16 रॉकेट दाहिने विंग के नीचे, 16 रॉकेट बाएं विंग के नीचे लोड करके तैयार। एक साथ 4 जहाज या 8 जहाज जाएंगे, आदेश मिलने पर पाकिस्तान में घुस के हमला करेंगे। तो 1987 का जनवरी फरवरी मार्च का टाइम है। एक दिन सुबह 4 बजे हुक्म आया कि टेक ऑफ करो और अग्रसर हो। हमने टेक ऑफ किया और पहले से सुनिश्चित रहता है कि टारगेट कौन सा है, किस दिशा में जाना है। लो लेवल पे हम लोग 900 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल पड़े। जब तक बॉर्डर तक पहुंचे तो हमें आदेश मिला कि वापस आ जाइए।
अच्छा। तो हम लोग बड़े थोड़ा आके लैंड किए, थोड़ा दुखी थे। हमने कहा पता नहीं आज तो पहली बार गर्म खून के साथ दुश्मन के टारगेट के ऊपर बॉम्ब गिराने का मौका मिला। बाद में हमें बताया गया कि नहीं, ऊपर से आदेश आया ऐसा करो, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिसाइलें थी, उनकी जो एंटी एयरक्राफ्ट गन थी, उनको एक्टिवेट करना था, ताकि जब हम बॉर्डर की तरफ एग्रेसर हुए तो वो अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के जो रेडार है ऑन करें और हमारी इंटेलिजेंस को पता लग जाए कि उनके गन्स कहां पे डिप्लॉयड हैं। तो ऐसे ऐसे मौके मेरे जिंदगी में हुए हैं। शानदार गर्व है, लेकिन दुख भी है कि असल में उस तरफ जाके ट्रिगर दबा के 4 बॉम्ब्स को दुश्मन की खिड़की के अंदर डालने का मौका नहीं मिला। लेकिन सर, आपके इस जज्बे को सलाम, आपके इस साहस को सलाम। मुझे तो ये सुनकर ही गूज़बम्स आ रहे हैं। तो आपने तो ये सब कुछ देखा है, आपने ये सब कुछ झेला है, और आज आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। भारत माँ की जय के साथ हम लगातार लगे हुए हैं। मैं आगे बढ़ूंगी। श्याम कुमार जी, एक युद्धपोत के तौर पर आपके जीवन में ऐसा कोई पल आया हो जो आप साझा करना चाहिए? वो कितना मुश्किल था और क्या सीखा जाए उससे? देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है और हम मना रहे हैं वो पर्व जिसके लिए हमारे कई शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, और उनको याद करते हैं तो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं हम। कई सारे क्षण याद आ जाते हैं, और ये कहना जरूर चाहूँगा कि आज जब हम याद करते हैं उनको, तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा जो हम उनको याद कर रहे हैं आज। तो ये शहीद हमें वो प्रभाव देते हैं। पिछले 36 सालों की सर्विस में लगातार, चाहे वो कैक्टस की शुरुआत हो, जब हमने जो मालदीव्स में जो हुआ, और चाहे वो ब्रास्टेक्स हो उसके बाद, या उसके बाद पराक्रम हो, या उसके बाद ये कारगिल की ऑपरेशन विजय हो, ये उसके पहले श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, और वहाँ से पहले रामेश्वरम और तलैमनार और जाफना और त्रिंकोमली, और ये सारे जगहों का सफाया करते हुए हम आगे बढ़े। और मैं वारशिप कैप्टन रहा, और मैं उसके साथ ही एक हेलीकॉप्टर पायलट भी हूँ, और मेरी ट्रेनिंग एयरफोर्स के साथ हुई। एयरफोर्स के एकेडमी से ही मैंने पढ़ाई की, और फिर मैं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल ताम्बरम से, एयरफोर्स से मैंने इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग ली, और उसके बाद मैंने वारशिप भी कमांड किया। तो दोनों जगह का अनुभव मुझे मिला, और ये बड़ा मिक्स्ड अनुभव था। समुद्री लड़ाई अदृश्य होती है, दूर से होती है, और आज जब आप स्टैंड ऑफ वेपन्स की बात कर रहे हो, बियॉन्ड द विजुअल रेंज एंगेजमेंट्स की बात कर रहे हो, 400 किलोमीटर से मारने की बात कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस हमने नेवी के ज्वाइन करते ही शुरू कर दी थी। हमारे 40 सालों में पिछले मैंने यही किया, दूर से ही लड़ाई लड़ी, क्योंकि हम नजदीक नहीं जाते। अगर वारशिप एक दूसरे के नजदीक आ जाए तो भूकंप आ जाएगा, ऐसा होता नहीं। जब देखते हैं आप पैसिफिक सिनेरियो में, कभी कभी ताइवान के क्षेत्र में, कभी कभी इंडो पैसिफिक सिनेरियो में, अभी हमारे फिलीपींस में हमारे शिप्स गए थे एक्सरसाइज करने, और वहां पे चाइनीज शिप अगल बगल आए थे, पर वो नजदीक नहीं आ पाते। उसको हम शैडोइंग कहते हैं, छाया आपकी पड़ पाए, आप वहां तक नहीं जाते। लेकिन हाँ, कई बार मकरान कोस्ट, सिंध कोस्ट के नजदीक जाने का मौका मिला। मैं मरीन कमांडो फ्लाइट कमांडर भी रहा 3 साल तक। स्पेशल ऑपरेशंस देखे मैंने, तो चप्पे चप्पे की मैंने एयरफोर्स ऑपरेशंस किए गुजरात कोस्ट से, वहां के एयरफोर्स के स्टेशन से कई दिनों तक मैंने ऑपरेट किया। तो वहां पर जब हमने सैनिटाइज किया, एक एक रडार का क्या पोजीशन है, आज किधर है, कल किधर है, परसों किधर है, उसकी मैपिंग करके, उनका सिग्नेचर लेके, उनको मिल्किंग करके हमने डाटा बनाया। और वो सब डाटा पीस टाइम में जब आप रेडी करते हो तो आपको वार टाइम में उसका बहुत फायदा होता है। तो ये बातें नेवी लगातार करते रहती हैं। हम आपको बताएं, जब ये ब्रास्टेक्स की बात करें, या अभी हम कोल्ड स्टार्ट, जैसे नेवी क्या है, रैपिड डिप्लॉयमेंट करती है। चुपचाप शिप खड़ा है और अभी मैसेज आएगा, 4 घंटे के अंदर आप, क्योंकि सारा का सारा वॉर लोडिंग हो ही रहती है, सारे हमारे जो मिसाइल्स हैं लोड हो ही रहते हैं। मैं एक वाक्य बताऊं, मैं INS चटक का कमांडिंग ऑफिसर था। ये वही चटक शिप है जिसके सेम क्लास के शिप्स ने, INS वीर ने, ये कराची में 71 में फायरिंग की थी। ये वही शिप था जिसमें 4 P-15 मिसाइल्स लगी हैं, जो स्ट्राइक्स मिसाइल्स रशिया से हमने खरीदी थी। विश्व का पहला सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक था 71 वार का। ये मिसाइल बड़ी, ये लिक्विड प्रोपेलेंट होता है इसमें, और बहुत खतरा होता है। इस मिसाइल को मैंने लोड कराया अपने शिप में, और 8 दिनों तक कंटेनर में रखा। उसके बाद मैं गया और करीब 400 नॉटिकल माइल जाके मैंने इसकी लाइव फायरिंग की। INS चटक में ये सिचुएशन है कि कमांडिंग अफसर को खुद फायर करना होता है। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर था, यंग ऑफिसर था उस समय,
और ये मैंने फायरिंग की जिसको INS गोदावरी और राजपूत ने इंगेज किया, लाइव फायरिंग थी। तो मेरे अपने हाथ से मैंने जो फायरिंग की, ये बड़ी मजेदार घटना थी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल की, सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल की बात करूं तो सी ईगल मिसाइल सीकिंग हेलीकॉप्टर 2 लेके चलता है, 750 किलो का एक जहाज, 110-20 किलोमीटर मार तब हम करते थे। मैं बात कर रहा हूं आज से 25 साल पहले की। अब तो हम सब सुन रहे हैं, पर ये लाइव एक्सरसाइजेस हमने की, एयर टू सरफेस मिसाइल की लाइव फायरिंग हमने की और हमने वो भी टारगेट डिस्ट्रॉय किया। आज हम नए नए शिप्स बना रहे हैं, नए नए क्राफ्ट बना रहे हैं, नई नई बातें कर रहे हैं, लेकिन ये गतिमान भारत और मेरी संस्करण, मेरे स्मरण दर्शकों तक जा रहे हो आपके थ्रू, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आगे भी बातें करेंगे। और यूथ हमारा ही इससे इंस्पायर हो, उन्हें मोटिवेशन मिले, वो भी सेना को आगे जाके ज्वाइन करे, अपने देश के लिए अपनी सेवा वो प्रदान कर सके। सिंह साहब, ऐसे में अगर आपकी शौर्य गाथा अगर छूट गई तो जायज़ नहीं लगेगा। जल्दी से आपका भी मैं अनुभव चाहूँगी, आप दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल, मैं अपनी एक जो जिंदगी की एक याददाश्त बन जाती है। बिल्कुल, मैं उस टाइम में याद है मुझे कि जम्मू में मैं पोस्टेड था और ये हमारी जो शांति सेना, जैसे अभी श्याम साहब ने जो श्रीलंका का जिक्र किया, तो वहाँ हमारी सेना जब गई आर्मी तो मैं भी उसमें था। तो रात को यहाँ से हम निकले, हमारी फ्लाइट निकली थी और हम जाफना पहुँचे जाके, और जाफना नहीं, पहले हम कोलंबो पहुँचे, कोलंबो से फिर हमें शाम को जाफना पहुँचाया गया। और जाफना में जैसे ही गए बोले ठीक है अपना सामान वामान रख लो, और तुरंत उसके बाद हमें एम्बूस के लिए एम्बूस लगाना था कि इस क्षेत्र में यहाँ ये टेरिस है, लिट्टे हैं, तो लिट्टों को जो वहाँ जाके घेरना है, देखना है। तो हम गए, तो जो टुकड़ी चल रही थी उसका मैं ही नेतृत्व कर रहा था उस टुकड़ी का। तो हम चलते गए तो थोड़ा दूर जाके हमें कुछ हलचल महसूस हुई। तो हमने जब बीना कॉल लगा के देखा, जो नाइट विजन होती है हमारी, उसको लगा के देखा तो एक कुछ ऐसी झाड़ी टाइप थी जहाँ 2-3 लोग बैठे हुए थे। तो हमने एक हमारे साथ में हमारा NCO था, उसको बोला कि आप एक जवान को साथ में लेके और आप यहाँ से क्रॉलिंग करके और जाके उसका जायजा लें और अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें। ये नहीं, मगर समस्या ये थी कि जो हमारे पास बेनाकॉल थी उनके पास भी थी। उन्होंने जैसे ही देखा कि हाँ सेना हमें देख रही है और हमारी तरफ एडवांस कर रही है, उन्होंने फायर खोल दिया। तो जैसे ही उन्होंने फायर खोला तो हमारा जो NCO जो जा रहा था उसके जो है ना गोली सीधा यहाँ बाजू में लगी। जैसे ही उसको लगी, उसकी आवाज़ जो सुनाई दी, तो उसके बाद हमारे हाथ में जो था मैंने सब फेंक दिया, अपना कोई प्रोटेक्शन नहीं रखा, सीधा फायर लेके और उनकी तरफ मैं दौड़ पड़ा। हालांकि उस टाइम ये जोश था, जोश की वजह मैं दौड़ गया क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा था कि वो सामने फायर करते तो मैं ऑन द स्पॉट हो सकता है कि वही खत्म हो जाते। मगर हम इतना फायर हमने तेज दिया, पीछे से हमारे ट्रुप्स जो है ना फायर दे रहे थे, तो वो हमारे ऊपर हिट नहीं कर पाए और हमने सकुशल अपने NCO की जो गोली कंधे में लगी थी उसके बाद वहां से उसको उठाए और लेके आए। तो इसके लिए फिर जब हम शाम को वहां से आ गए एम्बूस से, तो जो हमारे सीनियर ऑफिसर थे सभी ने हमें जो सराहाया, जो हमें हमारी जो है ना मनोबल हमारा बढ़ाया, तो उसके लिए मैं आज भी याद करता हूं कि उस टाइम में जो एक दिमाग में जोश आ गया कि हमारे जवान के गोली लग चुकी है, अब हमारे सामने कुछ बच नहीं रहा है, अब हम इनको खत्म कर देंगे। तो उस हिसाब से हम दौड़ गए। हालांकि वो डिसीजन अच्छा नहीं था क्योंकि जोश में कहते हैं ना कि जोश में होश को नहीं खोना चाहिए। तो ये चीजें याददाश्त है जिंदगी की। तो लेकिन ये आपकी साहस का प्रतीक है, ये आपकी वीरता का प्रतीक है कि उस पल में, उस मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और आप सभी ने जो अपने अपने संघर्ष की गाथा यहाँ पर दर्शकों तक पहुँचाई है, उससे मुझे उम्मीद है कि सबको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। और देखिए, बार बार एक बात का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, कुलकर्णी साहब मैं आपके पास आऊँगी। एक वो कहते हैं ना कि ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश नहीं है। ऊपर से आदेश आया तो सेना तुरंत पूरे जोश के साथ आगे बढ़ चली, ऊपर से आदेश आ गया तो तुरंत रुक गया। तो इस ऊपर के आदेश के पीछे की मिस्ट्री क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? सरकार का सपोर्ट, किसी भी देश की सेना के साथ होना किस हद तक ये मनोबल को बढ़ाता है? जी, मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा प्रकाशित करना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद आ रही हूँ कुलकर्णी जी। इसके बाद इस पर मैं थोड़ा प्रकाशित करना चाहूँगा कि मैं पुंछ राजौरी साइट में बिल्कुल बॉर्डर की पोस्टें थी, वहाँ पर पोस्टेड था। तो वहाँ उस टाइम की स्थिति हमने देखी तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।
तो अगर पाकिस्तान वाले हमारी पोस्टों पे फायर करते थे, वो करते थे वो अक्सर, तो हमें जवाब देने का अधिकार नहीं था। अच्छा। और अगर जवाब देना है तो परमिशन पीछे से लेना पड़ती थी और वो हमें जल्दी से मिलती नहीं थी। मगर आज वही पोस्टों पे जब हमारी कभी चर्चा होती, अभी मैं पीछे जम्मू गया था तो वो क्षेत्रों में गए, लोगों से मिले, तो आज हमने जब सैनिकों से चर्चा करी तो उनका भी कहना है कि सर अगर आज वो हमारी तरफ गलती से भी फायर कर देते हैं, अच्छा। तो हम तब तक अपनी LMG का मुंह इधर नहीं घुमाते जब तक उनको ध्वस्त नहीं कर देते हैं। तो आज की और तब की सरकार में ये फर्क है। कुलकर्णी साहब, आपका टेक। देखिएगा, कोई भी फौज जो भी काम करती है उसको हुक्म मिलते हैं और हुक्म क्लियर मिलते हैं, और जो हुक्म मिलते हैं उसमें फिर उसके बाद उसने पीछे नहीं देखना है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से चीफ मार्शल APC ने कहा, किस प्रकार से जनरल द्विवेदी बात कर रहे थे, वो साफ यही बता रहे थे कि एक दफ़ा क्लियर डायरेक्शंस थे और एक दफ़ा डायरेक्शंस मिल गए, उसके बाद उस डायरेक्शंस को किस प्रकार से हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है उसकी पूरी छूट हमारी होती है। हमारे को फिर कोई ये नहीं कहता है ये नहीं करना है, सिर्फ टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा कि आपने कोलैटरल डैमेज नहीं करना, कम से कम करना है या नहीं करना। कोलैटरल डैमेज मतलब अभी ये जो 9 आतंकी गढ़ पाकिस्तान के अंदर बर्बाद किए, कैसे बर्बाद किए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस था कि उनको ही बर्बाद करना है, इर्द गिर्द कोलैटरल डैमेज नहीं होना है। तो वो देखा किस प्रकार से निकले। तो ये जो है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, कोई हाथ नहीं बांधे जाते, बिल्कुल भी हाथ नहीं बांधे जाते, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी फौज के अंदर डायरेक्शंस क्लियर होते हैं। डायरेक्शंस मिलने के बाद इम्प्लीमेंटेशन जो कमांडर ऑन द ग्राउंड है उसने इम्प्लीमेंट करना है और अपनी पूरी जी जान से कार्रवाई करनी है। यकीन करना है कि जो डायरेक्शंस मिले हैं उस पर विजय प्राप्त करना निहायत जरूरी है। आपको किसी चीज की जरूरत है, आप मांग सकते हैं कि मेरे को ये चाहिए, उसको सरकार आपको देती है, उसके बाद आपको पूरी छूट है। तो ये बिल्कुल भी नहीं। और आज की तारीख में इच्छा शक्ति सरकार में भी है, इच्छा शक्ति फौज में भी है, और वही काबिलियत है जो मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा कौन सा देश होगा जो दुश्मन को 90 घंटे के अंदर घुटने टेकने के लिए कहेगा। कोई भी आज की तारीख में आप देख रही है, इजराइल गाजा में कितने 2 साल से ज्यादा हो गए, आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई में कितना हो गया। आपने देखा कि अमेरिका कितनी बार बोलने के बाद उसने फिर ईरान पे हमला किया, और इधर 90 घंटे के अंदर दुश्मन बताने के बाद, ये नहीं कि 90 घंटे में अचानक, बताने के बाद कि हम आपका हमला करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद हमला किया, 90 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने। तो ये इच्छा शक्ति है, ये क्लियर डायरेक्शंस है, इसमें कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। और यही है कि अपने भारत और अपनी फौज, पहले तो फौज को अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के ऊपर पूरा भरोसा है और पॉलिटिकल मास्टर्स को फौज के ऊपर पूरा भरोसा है। ये दोनों जो ट्रस्ट है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। देवनाथ साहब, 2014 के बाद इसमें किस हद तक परिवर्तन आपने देखा है, महसूस किया है? जिस फ्री हैंड की बात यहाँ पर कुलकर्णी साहब ने कही, उस पर आपका टेक। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी फौज जब होती है वो आक्रामक रुख अख्तियार करना चाहती है, क्योंकि जो ट्रुप्स होते हैं, जवान होते हैं और यंग ऑफिसर्स होते हैं, अगर आप उनको बांध के रखेंगे, डिफेंसिव माइंडसेट रखेंगे, तो थोड़ा सा मुरझा जाते हैं। आप अगर उनको बोलिए फायर नहीं खोलना है तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग बेसिक ऐसी होती है कि दुश्मन अगर एक वार करे, जैसा कि हमने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, दुश्मन अगर गोली मारे तो आप गोले से जवाब दीजिए। देखिए, इंडियन एयरफोर्स में भी आक्रामक रुख अख्तियार किया गया है। पहले पहले जैसे अलग अलग बेसिस में हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म होती है, हम ऑपरेट करते थे। तो ORP सिस्टम ये है कि जहाज एक बेस पर 2 या 4 मिसाइल लगाकर हमेशा तैयार रहते हैं, और अगर दुश्मन का कोई जहाज आ रहा है तो तुरंत टेक ऑफ कर जाते हैं। उसके बाद पहले थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था कि दुश्मन अगर नजर आ गया रेडार पर या आंख से, तो आप एक बार ग्राउंड कंट्रोलर से चेक करते थे, और दूसरी बात, आप एक बार ग्राउंड कंट्रोलर के पास भी पीछे से ऊपर से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहता था। पहले पहले ऐसे हुक्म हुआ करते थे कि मैं मेरे समय की बात कर रहा हूं, जब मैंने ORP की, कि अगर मैंने दुश्मन पे फायर किया तो फायर इस तरह से करना है कि दुश्मन के जहाज का जो रैकेज है वो हमारी टेरिटरी में गिरे, ताकि हम प्रूव कर सकें कि वो हमारी टेरिटरी के अंदर घुसा था। अब माहौल बदल गया है। अब हमारे यंग पायलट्स को, चाहे यंग फ्लाइंग ऑफिसर हो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो, एक बच्चा स्क्वाड लीडर हो, उसको पूरी छूट है।
दुश्मन दिख गया, आंख से दिखे या रेडारस्कोप पे दिखे, मिसाइल दागो, चाहे उसका रैकेज इस तरफ गिरे या उस तरफ गिरे। अब बहुत क्लियर हो गया है कि एम टू शूट टू किल, यानी हम अब उसको डराने के लिए नहीं फायर। मैंने मिशन किया हुआ है ओआरपी में, जिसमें हमने उनके एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए थे। उसके बाद हमें बोला गया कि हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर मत करो, दुश्मन का ही हेलीकॉप्टर था, पीस टाइम में वो भटक के शायद हमारे एरिया में आ गया। अब मेरे जहाज में 2 कैनन लगी हुई थी 30 मिलीमीटर, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। अच्छा, एक बार ट्रिगर प्रेस करो, हाँ। 1 सेकंड में 50 राउंड ड्र, हाँ। यानी 2 से 100 राउंड गए। तो लेकिन पीछे से हमें हुक्म मिला कि फायर मत करो, हेलीकॉप्टर के दाएं बाएं फायर करो ताकि वो डर जाए और वापस चला जाए। लेकिन आज के माहौल में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दुश्मन का कोई भी हॉस्टाइल एक्टिविटी है, यानी वो इस तरह से काम कर रहा है कि हमें लगे वो दुश्मन का जहाज है, दुश्मन का ड्रोन है, तो 1 सेकंड की भी देरी मत करो, शूट हिम डाउन। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। श्याम कुमार जी, अब देखिए इतनी मेहनत से खून पसीना एक करके हमें ये जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी का महत्व, इस आज़ादी का असली अर्थ हम आज के युद्ध को कैसे समझाएं, और ये कितना ज़रूरी हो जाता है समझाना। शिल्पा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये खून पसीने की बात कर रहे हो, गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है और इसके साथ साथ सिंध में अब नया पानी बहने लगा है और आप शायद उसी की बात कर रहे हो। तो मैं 1-2 दिन पहले मैं इसके ऊपर सोच रहा था, कुछ पंक्तियां लिख दी इसके ऊपर मैंने जी। और बड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं उतना अच्छा नहीं हूं, कवि तो नहीं हूं कहीं से भी। आप सुनिए, इसको मैं आपको जल्दी से सुना देता हूं। बिल्कुल, और जो दिल से निकले वो सीधा दिल तक पहुंचता है। दौड़ रहा था भारत, दौड़ रहा था गतिमान भारत अपने खूबसूरत ताज के साथ, कश्मीर के साथ। दौड़ रहा था भारत अपने गतिमान ताज के साथ, बुलंदियों के पथ पर क्यों टोका तुमने, क्यों टोका तुमने वादियों की सुंदूरी हवाओं को, वादियों की सुंदूरी हवाओं को, हमें तो कसमसाना होगा। ये मैसेज है हमारे देश के लिए, युवाओं के लिए और आपके चैनल से आगे आने वाले युद्ध के लिए। हमारी संप्रभुता पर चोट, सामाजिक सौहार्द पर आघात, उसे क्या क्या आजमाना था हमसे, इसका तो आकलन करना होगा। मोहल्ले में बैठा है देशद्रोही, गली और छतों की सफाई तो करानी होगी। अभी तो पर काटे हैं पानी के प्यासे बनकर, अब आतंकवादियों के खून से प्यास बुझानी होगी। दहशतगर्द खुद पैदा नहीं होते। मधुबनी की बात करता हूं मैं। प्रधानमंत्री ने इंग्लिश में कहा था, हिंदी क्षेत्र से जाके, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश सपोर्टर्स, इनेबलर्स और फाइनेंसर्स। तो उनकी बात करता हूं मैं। यह समुदायों को तोड़ने की नीति और व्यवस्था अंदर तक बैठी है, पूरे ढांचे को उजागर कर चरमराना होगा। दहशतगर्द खुद पैदा नहीं होते, इनकी आकाओं की सोच को सबक सिखाना होगा। कोई गुहार नहीं, अब हम यूनाइटेड नेशन नहीं जाते, कोई गुहार नहीं, यह युद्ध भी नहीं, अब दंड का समय है। हमें तुम्हारे से अपनी बात मनवाना होगा। हमने पूरे विश्व को अपने पहलू में ले लिया है, डिप्लोमेटिक फ्रंट में जो हमने किया, हमने पूरे विश्व को अपने पहलू में लिया है। उत्तरदायित्व और औचित्य की भाषा अब उसे समझाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर एक सभ्य, संवेदनशील और असीमित प्रकरण है। सभ्यता से लड़ाई की थी हमने कंस्ट्रेन रखा, हमारी पॉलिटिकल विल ने हमें कहा था मारना जैसे मन करे, हमारी सेनाओं ने सभ्यता से लड़ा। तो यह असीमित है, लगातार चल रहा है। नए भारत की चिंगारी हम देते रहेंगे, तैयार रहना, आग तुम्हें भड़काना होगा। बात सिर्फ मुद्दों पे होगी, आगे की बात करूं मैं, बात सिर्फ 2 मुद्दों पे होगी, आतंकवाद और JPOK। अगर मान लो तभी हाथ बढ़ाना होगा। और 2-3 लाइन और कहता हूं मैं। अंडा तो अब खुद से फूट रहा है, अंडा तो अब खुद से फूट रहा है। विकास के नए नए प्राकृतिक जीव निकलेंगे, यही विकल्प है। बाहर से क्यों फोड़ना, इल्जाम सर पे उठाना होगा। तो ध्यान रहे क्या करना है। अखंड भारत का सपना सजो कर रखो, बिछड़े रिश्तों को घर वापसी में अपनाना होगा। ध्यान रहे, कल को अखंड भारत अगर मिले तो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बलूचिस्तान या साउथ ईस्ट एशिया जो हमारे साथ आना चाहे सब आ जाएं, हम भारत का सपना देखते हैं। और अंतिम लाइन, मेरे युवाओं, सैनिकों और देशवासियों, लंबी उड़ान है ये सुनहले कल की, लंबी उड़ान है ये सुनहले कल की। पंख भारत देता रहेगा, तुम्हें फड़फड़ाना होगा।
तुम्हें फड़फड़ाना होगा, तुम्हें वाह, फड़फड़ाना। बेहद शानदार, बेहद खूबसूरत पंक्तियां सीधे आपके दिल से निकली है और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों की भी सीधा दिलों तक ही ये पंक्तियां पहुंचेंगी। अब जल्दी से सिंह साहब, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगी, जाते जाते आपका मैं संदेश चाहूंगी कि आज की आज़ादी को हम किस तरह से संजो के रखें, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज की आज़ादी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से आज हमारा देश उभरती हुई एक शक्ति बना हुआ है। आज हमारी सेना देश के वर्ल्ड की चौथी सेना उभर के आई है ताकत में, और जिस तरह से उन्होंने करके दिखाया है, और जहाँ भी जरूरत पड़ी, जहाँ भी हमारी सेना को भेजा गया है तो हमारी सेना ने वो पराक्रम दिखाया है जो काबिले तारीफ है। चाहे भले ही आपने देखा होगा कि टर्की में भूकंप आया था तो वहाँ भी हमारी जो ना सेना गई और उसने किस तरह से काम किया। तो हमारी सेना को जो भी टारगेट मिला है, कहीं वो बात अलग है कि हमने टर्की के साथ अच्छा किया था मगर उन्होंने शायद हमारे साथ उस तरह का व्यवहार नहीं किया। तो आज हमारे देश में चाहे हमारी सेना प्रमुख हो, चाहे हमारा देश का प्रधानमंत्री हो, आज जिस तरह से अपनी सौम्य तरीके से बात रखते हैं। कल आपने देखा होगा कि हमारे आर्मी के जनरल भी आए, उन प्रेस वार्ता ली, और हमारे एयरफोर्स प्रमुख भी आए। जब उन्होंने अपनी बात कही तो कितने सौम्य तरीके से, जो लग रहा था कि एक हिंदुस्तान की जो एक भाषा है कितनी सौम्य है कि एक जनरल भी बात कहता है तो बड़े सौम्य तरीके से। और दूसरी तरफ एक आतंकी देश है, उसका जनरल अमेरिका में जाके कहता है कि हम तो पूरे आधी दुनिया को उड़ा देंगे परमाणु हथियार से। तो हमारे देश में भारत और पाकिस्तान में, और वाकई में भारत की संस्कृति इसीलिए इतनी खूबसूरत कही जाती है कि हम अदब के साथ बात करते हैं, अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, और आज के यूथ को, आज के युवाओं को सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का। सर, आपने अपनी अपनी संघर्ष की गाथाएं दर्शकों तक पहुंचाई, उन्हें इंस्पायर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। चलिए, इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। जाते जाते जनतंत्र परिवार की तरफ से भी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।